स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं SIP's आर्ट एंड कल्चर सीरीज और आर्ट एंड कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर सोली डेडिकेटिंग द शो टू द इशू ऑफ सेंट्रल विस्टा। जी हाँ, सेंट्रल विस्टा 2022 में ही नहीं, 2021, 22 और 23 तक न्यूज में रहा है। एंड नो डाउट दैट इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो हम ये देखेंगे कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है क्या, इसके पास्ट से क्या कनेक्शंस हैं, व्हाट वर द आइडियाज दैट ब्रिटिशर्स हैड व्हेन दे बिल्ड दैट कैपिटल, एंड प्रेजेंटली जो आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स चल रही है उससे रिलेटेड, मोटिव से रिलेटेड, नेशनल एम्ब्लेम से रिलेटेड, मुगल गार्डन या अमृत उद्यान से रिलेटेड। तो इन सारे सवालों पर हम गहन चर्चा करेंगे एंड देन वी विल सी where does it fit in our art and culture syllabus. So let us begin with it. The first thing is that why Central Vista is important. यानी कि Central Vista important क्यों हो चला है for us, that is for UPSC students and for students who are preparing for other competitive exams, कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए सेंट्रल विस्टा के ऊपर क्वेश्चंस क्यों हैं। नंबर एक, ये आर्किटेक्चरल क्वेश्चन है। दिस इज अ बिग आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट जो पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स 1911 1911 में ले रहे थे। जी हाँ, 1911 में दे वर शिफ्टिंग देयर कैपिटल, दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली आ रहा था। इसके पीछे की अपनी पॉलिटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 1911 में वो पार्टीशन को, यानी कि 1905 में हुए बंगाल के विभाजन को कैंसिल कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली में एक प्रकार से अपने आप को नए मुगल की तरह पेश कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स had commissioned two very important architects और जिनके फोटोज आप यहां पर देख रहे हैं, सर एडविन लटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। थर्ड का नाम मैं बताऊंगा आपको, जो अभी के हमारे सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट हैं, एंड हाउ डज ही टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। बट बिफोर दैट वी गो, आपको कुछ तस्वीरें देखकर समझ में आएगा that what was the imperial project about. Understand that Britishers were planning to stay in India for next 100 years also. 1911 में वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो ये समझ रहे थे कि अब नए भारत या इस सेंचुरी के भारत को वही रूल करेंगे, और इसीलिए उन्हें रूल करने के लिए कोलकाता जैसे गर्म शहर की कोई आवश्यकता नहीं थी। गर्म यानी कि पॉलिटिकली गर्म शहर की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोलकाता में या कलकत्ता में उस जमाने में स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन छिड़ चुका था। 1905 के बाद वहां पर स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम पर थी। वहां पर गर्मपंथी विचारधारे के लोग भी या कांग्रेस से जुड़े लोग भी उठ रहे थे। यू हैड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और पीपल लाइक आनंद मोहन बोस, जिनकी एक प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट के जागृत किए हुए आंदोलन से ब्रिटिशर्स काफी प्रभावित थे और परेशान भी थे। उन्हें बंगाली नेशनलिज्म की जड़ों को काटना था और इसीलिए बंगाल से वो अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे। साथ ही साथ ये एक इंपीरियल प्रोजेक्ट था। अंडरस्टैंड कि जब दिल्ली बस रही थी, यानी कि एक इंपीरियल दिल्ली बस रही थी। दिल्ली इससे पहले बहुत सालों से बसी हुई है। शाहजहानाबाद मुगल एम्परर शाहजहां ने बसाया, जो आज रेड फोर्ट और चांदनी चौक का एरिया लगता है। लेकिन जो दिल्ली ब्रिटिशर्स बना रहे थे वो उससे काफी अलग था। इफ यू सी द अर्लियर पिक्चर्स, जो कि मैं प्रमोद कपूर की किताब द न्यू इंपीरियल कैपिटल से ले रहा हूं। नाउ he says, the art historian as well as he is not just an art historian but also a contemporary historian, वो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर, यानी कि रायसीना हिल को एक प्रकार से काफी सोच समझकर तय किया गया कि हम अपनी इंपीरियल कैपिटल इस तरफ बनाएंगे या इस तरफ स्थित करेंगे। रायसीना हिल पर उस जमाने में मालचाज रहा करते थे और मालचा में रहने वाले या मालचा नामक गांव के रहने वाले लोग को अब विस्थापित कर दिया गया है। देयर इज आल्सो अ स्मॉल मालचा रोड व्हिच इज रनिंग अक्रॉस द राष्ट्रपति भवन। बट एनीवेज, ये इंपीरियल कैपिटल एक जगह पर, यानी कि एक पर्टिकुलर शहर को देख रहा था, एक पुरानी शहर को, एक पुरानी बसाहट को देख रहा था। आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट वाज दोज इंपॉर्टेंट earlier civilizations that Britishers were trying to juxtapose। जो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि वो अब नए रूलर हैं और पुराने रूलर को नीचा दिखाने की एक कवायद थी। हम उस पर जरूर आएंगे, बट लेट अस सी कि उस समय इंपीरियल कैपिटल में कौन से नए स्ट्रक्चर्स आ रहे थे। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन को, और साथ ही साथ ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक
और इस गोल आकार के स्ट्रक्चर को आप पहचान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, दैट इज आवर पार्लियामेंट, सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। सो लोकतांत्रिक भारत की ये सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस थी, बट अंडरस्टैंड कि जब ब्रिटिशर्स इसे बसा रहे थे वो इंपीरियलिस्ट थे, वो राजवंश और औपनिवेशिकवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म फॉलो करने वाले लोग थे ना। When you juxtapose it, मैंने आपको कहा कि एक्चुअली जक्स्टापोजिशन किसी पुराने शहर से हो रही थी। जी हाँ, इसीलिए मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन का प्रांगण है और यहाँ से आप सामने की ओर जा रहे हैं और जो ये राजपथ कहलाता था अब ये कर्तव्य पथ है। और यहाँ पे ठीक इंडिया गेट, इंडिया गेट में उस जमाने में जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा होती थी। लेकिन जब आप इंडिया गेट से और आगे देखेंगे, ठीक ऑन योर राइट साइड, दैट मीन्स अगर आपकी नजर यहाँ पे है तो इस तरफ आपको दिखाई देगा पुराना किला। जी हाँ, वही पुराना किला जो एक जमाने में मुगलों ने बसाया था और जहां पर शेरशाह सूरी भी रूल किया करते थे। हुमायूं भी उसी पुराने किले में रहकर उन्होंने अपनी जान छोड़ी। शेरशाह सूरी ने पूरे भारत पर लगभग 15 साल तक 1540 से लेके 1555 तक पुराना किला से ही राज किया था। ब्रिटिशर्स ये कहना चाह रहे थे कि ये पुरानी सभ्यता या एक पुराने मालिक या एक पुराने राजवंश को हम अब सप्लीमेंट कर रहे हैं, हम अब नए राजवंश बन रहे हैं, एंड दैट इज द कमिंग अक्रॉस ऑफ राष्ट्रपति भवन। इसीलिए राष्ट्रपति भवन एक हिल पर मौजूद है, रायसीना हिल उसका नाम कहा जाता है। और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं यानी कि सरकार के पार्ट हैं, वो उसे दोनों तरफ से फ्लैंक करते हैं। इस कार्य को अंजाम देने के लिए, पर्टिकुलरली राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए एडविन लटियंस की मदद ली गई, वो वहां के चीफ आर्किटेक्ट थे। और पार्लियामेंट और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को बनाने के लिए हर्बर्ट बेकर की मदद ली गई। इन दोनों में भी काफी विवाद हुआ, ये भी विवाद हम देखेंगे। बट बिफोर वी गो टू दैट, आई वांट टू रिमाइंड टू आवर डियर स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं फॉर कमिंग अप फाउंडेशनल बैचेस। नाउ अंडरस्टैंड कि 2025 हम जानते हैं कि आप तैयारी में अग्रसर हैं। 2023 के प्रीलिम्स की भी SIP सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशंस, नींव मजबूत करनी है, जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपनी नींव मजबूत नहीं की और उन्हें लगभग अगले 20 सालों में ही इंडियन रेवोल्यूशनरीज का दबदबा झेलना पड़ा, आपकी नींव भी आपको मजबूत करनी चाहिए। इफ यू डोंट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, यू मे नॉट सस्टेन इन द बैटल्स। तो बैटल है एक्चुअली 2025 की, और अगर इस बैटल के लिए आप तैयार हैं, सो वी आर ऑल्सो रेडी फॉर इट। Please enroll in our foundational batches, which is starting very soon, which is starting on the 5th of March. इसमें आपको क्या मिलेगा, that is most important. Understand कि foundation batches में हम सिर्फ prelims के लिए नहीं बल्कि mains, interview, यहां तक कि जब तक आपका नाम लिस्ट में ना आए तब तक आपका साथ देते हैं। Understand कि सिर्फ क्लासेस स्टैटिक और करंट अफेयर से ही नहीं बल्कि आंसर राइटिंग से भी पूरी होती है आपकी तैयारी। That is why hand holding approach, mentorship, dedicated classes और round the clock availability of teachers और of faculties। हम आपके साथ क्लासेस के थ्रू ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल्स के थ्रू भी मौजूद रहते हैं, so that you can stay connected with us. We make sure that you don't just attend classes, you know how to write answers, you know how to answer the questions. Interview से related questions या guidance को भी हम देखते हैं, so it is an all-stop solution for you. So don't waste any time. Enroll in our foundation batches, provided you use the code ASHLIFE. Please use the code ASHLIFE so that you get the valid discount. आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी। यस प्लीज, अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि देश से कोने कोने में बैठे हुए बच्चे या एस्पिरेंट्स अगर अपना सपना देखते हैं कि वो एक दिन ऑफिसर बने, तो कम से कम अफोर्डेबिलिटी उनके आड़े ना आए, कम से कम महंगी कोचिंग्स उनके आड़े ना आए। इसीलिए स्टडी IQ अपने इस मोटो को बहुत ही गहनता से लेता है। वी टेक इट वेरी सीरियसली। वी ऑफर यू क्वालिटी प्रोडक्ट एट द मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, सी योरसेल्फ इन द लिस्ट। ये हमारी एम है, आपकी भी एम होनी चाहिए। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, नाउ व्हाई वर द डिफरेंसेस वर,
यानी कि लटियंस और बेकर में डिफरेंसेस क्या था और वो आज के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कैसे शामिल है। जी हाँ, हम देख रहे हैं बनते हुए पार्लियामेंट को। अगेन आई हैव टेकन द पिक्चर्स फ्रॉम प्रमोद कपूर्स बुक। वो ये बता रहे थे, या एडविन लटियंस के बीच में, लटियंस और हर्बर्ट बेकर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर तनातनी हो गई थी। सबसे पहला ये कि राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल पर किस तरीके से प्लिंथ देना है या किस तरीके से बनाना है, या उसकी हाइट किस तरीके से होनी चाहिए ताकि इंडिया गेट से वो दिखे। आज अगर आप इंडिया गेट से देखते हैं तो राष्ट्रपति भवन कहीं ना कहीं दब जाता है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ज्यादा आगे आते हैं। एक डिसएग्रीमेंट ये था। दूसरा डिसएग्रीमेंट था कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को कैसा बनाया जाए। अभी की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, अभी जहां पर सेशंस हो रही हैं, वो गोलाकार है, राउंड। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ऑन व्हाट स्ट्रक्चर इट वाज बेस्ड। मेनी पीपल हैव गेस्ड इट राइट। आई आल्सो वांट यू टू कमेंट एंड पुट इट आउट द आंसर्स। बहुत लोगों को पता होगा कि ये 64 योगिनी टेम्पल जो मध्य प्रदेश में मौजूद है उससे काफी मिलता जुलता है। हालांकि एडविन लटियंस अपने पर्सनल पेपर्स में 64 योगिनी टेम्पल का जिक्र बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन इन पार्लियामेंट प्रोजेक्ट्स को या राष्ट्रपति भवन के प्रोजेक्ट्स को बनाने में उन्होंने काफी इंडियन मोटिव्स का सहारा लिया और उस पर भी हम आएंगे और चर्चा करेंगे। बट एडविन लटियंस एक बात पर अड़े थे कि पार्लियामेंट गोलाकार होना चाहिए जिस प्रकार से वो है। ऑन द अदर साइड आप देख रहे हैं हर्बर्ट बेकर का पार्लियामेंट का प्लान। जी हाँ, वो ट्रायंगुलर शेप में पार्लियामेंट चाहते थे, ना कि इन द राउंड फॉर्म। ये हर्बर्ट बेकर की अपनी सोच थी और दोनों के बीच में इसी के वजह से काफी मनमुटाव भी हुआ। इसके लेटर्स मैं आपको अटैचमेंट में छोड़े जा सकता हूं। I'll just show you some of the exchanges between them. So if you are looking here, some of the letters out there of Edwin Lutyens. यहाँ पर Edwin Lutyens लिख रहे हैं to Herbert Baker. Thank you for your letter, so and so. I realize that the present financial crisis is going on and my professional reputation is out there. ये साथ ही साथ हर्बर्ट बेकर को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू शुड नॉट यूज द प्रोजेक्ट फॉर योर ओन एंड, यानी कि आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को ना देखें। द प्रोजेक्ट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 100-200 ईयर्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि 200-150 साल तक ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। ब्रिटिशर्स के माइट को ये प्रोजेक्ट दिखाता है। हर्बर्ट बेकर इससे काफी असंतुष्ट थे और उन्होंने भी वापस लेटर लिखा। अगेन आई हैव अटैच्ड दीज लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, डियर लटियंस, आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड with your letter on 4th of July and so, and he says that look, I don't have what you call as continuance with your ideas. मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्यों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को गोल बनाया जाना चाहिए, ट्रायंगुलर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। एडविन लटियंस का ये मानना था कि पार्लियामेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे ज्ञान का या बहुत सारे डिफरेंट व्यूज का आना तय है, इसीलिए एक बिंदु के ऊपर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिंदु यानी कि वन सेंटर डॉट और सर्कल विच कैन एक्सपैंड एज मच एज यू वांट। बट एडविन लटियंस ये कहा करते थे कि देखिए, आर्किटेक्चरली अगर हम बात करें सो एक सर्कल एक्सपैंड कर सकता है, माफ करिएगा, वो ये कह रहे थे कि एक सर्कल अपने आप में जितना चाहे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सर्कल की या एक डॉट की प्रॉपर्टी होती, लेकिन एक ट्रायंगल को जो आप बना रहे हैं उसे अगर आप एक्सपैंड करते जाएंगे इस प्रकार से तो वो एक्सपैंड के लायक नहीं हो सकता। वो एक ऐसे स्ट्रक्चर को नहीं दिखा सकता है या ऐसे स्ट्रक्चर को नहीं बता सकता जिसमें सब लोगों का समावेश हो या सब लोगों की राय हो या सब लोग उसमें बैठ सकें। इसे एक एक्सपैंडिंग बॉडी की तरह, एक उदारवाद बॉडी की तरह होना चाहिए, ना कि एक ट्रायंगल की तरह। हालांकि इस युद्ध में या इस स्मॉल स्पैट में हर्बर्ट हार जाते हैं और एडविन लटियंस जीत जाते हैं, लेकिन ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। अगेन यू आर सीइंग द न्यू पार्लियामेंट और द न्यू सेंट्रल विस्टा प्लान्स मेड बाय आर्किटेक्ट बिमल पटेल। जी हाँ, इन्हीं आर्किटेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। यू आर सीइंग हिम हियर। नाउ आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैज मेड अ न्यू प्लान और ये प्लान यहां से ऐसे जाता है। जी हाँ, so now you can say that Bimal Patel actually, architect Bimal Patel is actually following the plan of Herbert Baker। और ठीक जो पुराने वाले पार्लियामेंट है उससे नए वाले पार्लियामेंट जो ज्यादा सदस्यों को रखेगा, अराउंड वी आर टोल्ड दैट अराउंड 1800 members can sit particularly in both the houses, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये डिलिमिटेशन जो आगे होने वाली है उसको भी मद्देनजर रखता है और इंक्रीज्ड नंबर्स को समावेशित कर सकता है।
लेकिन प्रॉब्लम इससे नहीं है कि ये इंक्रीज नंबर को समावेशित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सवाल आर्ट हिस्टोरियंस बार बार शायद बिमल पटेल से या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से ये बार बार पूछ रहे हैं कि हर्बर्ट बेकर के प्लान को या ट्रायंगुलर प्लान को अब क्यों देखा जा रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री मीटिंग द प्रेजेंट प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। सेकेंडली, क्या एडविन लटियंस ने जब उन्होंने पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भवन या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बनाया तो क्या वहां पर उन्होंने सिर्फ गॉथिक स्टाइल्स को अपनाया या सिर्फ ग्रीक आर्किटेक्चर को अपनाया जिसमें आप बड़े बड़े पिलर्स देखते हैं या स्क्वायरिश या कोनिक कल्चर्स देखते हैं या कैथेड्रल चर्चेस देखते हैं जो एक प्रकार से आपको ग्रीक आर्किटेक्चर या वेस्टर्न आर्किटेक्चर की याद दिलाता है? क्या हमारे प्रेजेंट डे पार्लियामेंट स्ट्रक्चर्स में या राष्ट्रपति भवन में या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में इंडियन मोटिव्स नहीं है? ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सीइंग द यूजेस ऑफ सम इंडियन स्कल्पचर्स। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स का वो बहुत यूज कर रहे थे, स्नेक्स का यूज है, लायंस का बहुत ज्यादा मोटिव्स का यूज है। अगेन दिस वाज कमिंग अप ऑफ इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर, जिसको आप कहते हैं जो मिश्रण हो रहा था पर्टिकुलरली वेस्टर्न आइडियोलॉजी का और इंडियन इंस्पिरेशंस का। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति भवन के गोल गुंबद को भी जो मेज टॉप है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम सांची स्तूपा। आप सांची स्तूपा को गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति भवन के अंदर हुए कामों को भी देखें, नाउ यू आर सीइंग वन ऑफ द गैलरीज इनसाइड द राष्ट्रपति भवन, यू लुक एट the motives or the way through which marbles were laid upon. Petra Dura, जो शाहजहां यूज किया करते थे ताजमहल या रेड फोर्ट बनाने में, उससे काफी प्रभावित होकर लटियंस भी फ्लोर प्लान पर्टिकुलरली राष्ट्रपति भवन के अंदर के फ्लोर प्लान्स को सजा रहे थे। अगेन यू कैन सी इंडियन मोटिव्स और इंडियन स्कल्पचर्स जो राष्ट्रपति भवन के गैलरीज में मौजूद हैं। दीज आर ऑल इनसाइड पिक्चर्स। आप अपने इस तरफ देख रहे हैं रामपुरवा बुल को, जो ठीक राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के सामने रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अशोकन इंस्क्रिप्शंस के रामपुरवा बुल जो उनके कैपिटल का काम करते थे, वो भी राष्ट्रपति भवन को आज सजाता है। एंड यू कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग इंडियन स्कल्पचर ट्रेडिशन दैट इज देयर इन आवर इंपीरियल आइडियोलॉजी और इंपीरियल कैपिटल। बट इसी से जुड़ा सवाल अगेन आपके आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स में था कि अमृत उद्यान नया आ गया, मुगल गार्डन्स हट गई और अब इसका नाम जो है अमृत उद्यान है। अगेन यू आर सीइंग ऑन द बैक साइड ऑफ राष्ट्रपति भवन। आप यहां से कर्तव्य पथ से अप्रोच करते हैं, राष्ट्रपति भवन के बैक साइड में ये मुगल गार्डन्स आपको देखने को मिल रहा है। इसका नाम मुगल गार्डन्स पर्टिकुलरली एडविन लटियंस रखते हैं, बट आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसमें मुगलों से प्रभावित कोई गार्डन नहीं है। इनफैक्ट दिस वाज नॉट एज मुगल्स शेप्ड देयर गार्डन्स। इफ यू लुक ऑन द अदर साइड, आप देख रहे हैं हुमायूं टोम्ब, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल इंडिया। अकबर पर्टिकुलरली अपने शासनकाल में हुमायूं टोम्ब बना रहे थे। हालांकि इसका क्रेडिट अकबर बेगा बेगम को देते हैं जो हुमायूं की विडो हैं, बट बन उनके शासनकाल में ही रहा था। ये उनका ही इंपीरियल प्रोजेक्ट था। और मुगल गार्डन्स एक्चुअली कुछ इस प्रकार से लेकी जाती थी, जहां पर 4 स्क्वायर्स के तहत गार्डन्स बनाए जाते थे और बीच में से नहर निकलती थी। दिस वाज कॉल्ड एज नहरे बहिश्त आर्किटेक्चर, जिसमें कुरान में लिखित गार्डन्स की परिकल्पना यहाँ पर गार्डन्स में की गई। फॉर एग्जाम्पल, बीच में से पानी या कैनाल्स दिखाए जाते हैं और चारों तरफ दोनों के क्वाड्रेंगुलर जो निकलते हैं वहां पर आपको गार्डन्स देखने को मिले। गार्डन्स हुमायूं टोम्ब के पीछे भी हैं, आगे भी हैं। जब शाहजहां ताजमहल बनाते हैं, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग ताजमहल जा चुके हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने ताजमहल को पीछे ले गया। ताजमहल के पीछे यमुना बहती है, पीछे कोई गार्डन नहीं है, लेकिन आगे 4 बाग स्टाइल गार्डन्स जरूर मौजूद है। लेकिन मुगल नाम रखने से एक्चुअली राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स मुगल गार्डन्स नहीं थे। एडविन लटियंस इन्हें जब बना रहे थे, सो ही वाज नॉट प्लानिंग एज मुगल्स प्लान देयर गार्डन। जहांगीर ने भी शालीमार बाग कश्मीर में बनाया, अगेन दैट इज अ पैटर्न ऑफ मुगल गार्डन्स, बट यहां पर वो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ दिस वाज लाइक एनी अदर ब्रिटिश गार्डन विच वाज गार्डन टी पार्टी, जिस तरीके से वो प्ले कर रहे थे।
एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी भी होगी, अगेन मैं प्रमोद कपूर की किताब को कोट कर रहा हूं, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद पोलो ग्राउंड्स को एक प्रकार से लटियंस के चश्मे का आकार दिया गया था। जी हाँ, पोलो ग्राउंड्स में जाने के लिए गोल 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 दरवाजे क्रिएट किए गए थे, एंड दिस वाज लाइक हाउ लटियंस यूज्ड टू वेयर हिज स्पेक्स एज अ सर्कल्ड वन, हैरी पॉटर स्टाइल स्पेक्स। सो एनीवेज, ये लटियंस की अपनी इसेंट्रिसिटी थी। बहरहाल हमने एक कॉलोनियल पास्ट को शेड करने की कोशिश की है, नाम सिर्फ बदला है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका मुगलों गार्डन या मुगल गार्डन्स की तरह नहीं है। दिस इज लाइक एनी अदर गार्डन दैट द ब्रिटिशर्स प्लांटेड। अंडरस्टैंड कि इंडियन मोटिव सिर्फ यहाँ तक डिबेट में नहीं, इनफैक्ट नेशनल एम्बलम जो हमारे अशोक चक्र हैं उसके ऊपर भी डिबेट्स काफ़ी हुए, पर्टिकुलरली जब नेशनल एम्बलम सेंट्रल विस्टा में इनॉग्रेट किया गया, और इस पर्टिकुलर एम्बलम के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। आप देख रहे हैं द रियल एम्बलम, जहां से हमने अपना एम्बलम लिया है, सारनाथ लायन कैपिटल। और ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं दैट द टाइगर हियर इज मोर काम, द टाइगर हियर और द एनिमल हियर इज मोर पीसफुल, इट इज स्माइलिंग। और इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स का या काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या जो स्टेट का स्ट्रेंथ है या एम्बलम है जिसके थ्रू हम स्टेट की स्ट्रेंथ को बताते हैं, क्या वो काम होना चाहिए, क्या वो पीसफुल होना चाहिए, क्या वो हमेशा हंसते हुए होना चाहिए, क्या उसे फियर्स नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार के एम्बलम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट स्टेट इज एन ओवरऑल बिनोवलेंट पावर। कि स्टेट जो होती हैं या भारतीय स्टेट जब अपनी परिकल्पना कर रही थी और अशोका के सिंबल्स को अपना रही थी, अशोकन सिंबल्स वर नोन फॉर स्ट्रेंथ एंड काम एंड पीस। ये ज्यादातर पद्धति पंचतंत्र के कहानियों से ली जाती थी। अंडरस्टैंड व्हाई अगेन पंचतंत्र? बिकॉज पंचतंत्र में आपको ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे जिसमें एक सेज बैठे हों, जिसमें एक महात्मा बैठे हों, और उनके नीचे शेर और साथ में साथ या तो गाय या तो बकरी बैठी हो, एंड दे आर नॉट एट ऑल अटैकिंग ईच अदर। इन फैक्ट दे आर वेरी काम एंड दे लिव इन पीसफुल कोहैबिटेशन। जी हाँ, ये बताया जाता है कि स्टेट जो एक पावरफुल बीइंग है, जो एक उदार बीइंग भी होना चाहिए, बिकॉज स्टेट को अप्रोच करने वाले लोग न्याय भी मांगते हैं। और अगर आप न्याय के लिए स्टेट को अप्रोच करें और स्टेट खूंखार हो तो शायद वो न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए स्टेट को बुरा बनना होता है फॉर दोज हु आर देमसेल्व्स बैड, फॉर दोज स्टेट अपना स्ट्रेंथ दिखाता है जो विक्टिम नहीं हो, जो एक्चुअली अक्यूज हो, परपेट्रेटर्स हो। और जो न्याय मांगने के लिए आते हैं, स्टेट उसे अपना उदार चेहरा, अपना बेनोवलेंट चेहरा दिखाता है। इसीलिए स्कल्पचर्स के ऊपर इतनी डिबेट हो रही थी कि जिस प्रकार से अशोका के स्कल्पचर्स थे उसी प्रकार के स्कल्पचर्स यहां पर क्यों नहीं बन रहे हैं, और शायद एम्बलम से छेड़छाड़ हो रही है। So, बहरहाल I hope you understand the logics and I hope you understand the messages behind these emblems. ये सारी चीज आपके कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर के अफेयर से जुड़ी हुई हैं, and that is why we thought to bring it back to you in one go. तो सेंट्रल विस्टा हो या सेंट्रल विस्टा से जुड़ी हुई ये कहानियां हो, या इवन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू सेंट्रल विस्टा विच इज बीइंग मेड, जो नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसकी आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, वो कैसे बन रहा है, उसकी क्या इफ आई वुड से सोच है फॉर द नेक्स्ट 50, 60, 70 ईयर्स। ये आपकी मेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और प्रीलिम्स के भी। बहरहाल चाहे मेंस के हों या प्रीलिम्स के हों, वी मेक श्योर दैट आप दोनों आंसर्स कर पाएं। SIP की यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स की सोच आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही पार कराना नहीं, लेकिन मेंस तक भी ले जाना है और उसके बियॉन्ड भी। सो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू दिस particular topic, please write it in the comments below. I shall be very happy to answer them back. I hope you also enjoyed the SIP lectures. Again, for those जो enrolled नहीं हैं, you can definitely enroll to our foundation batches. We are also launching the EPFO batches. EPFO की exam UPSC ने launch कर दी है. Again, you can go to our website and see for yourself. Use the code ASHLIVE. You will avail hefty discount. हमारी कोशिश है कि आपका नाम लिस्ट में हम जरूर देखें। हमारी कोशिश रहेगी कि आप सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि भी पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ। माय नेम इज आशीष।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।